प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम संज्ञा प्रकरण के पश्चात और परिभाषा प्रकरण 2 प्रकरण हम पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आगे संधि प्रकरण प्रारंभ होता है और संधि प्रकरण में सबसे पहले हम अचसंधि प्रकरण का पाठ किया है भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में। तो वहाँ से हम पढ़ रहे हैं। सिद्धांत कौमुदी में पंच संधि कहा है, अचसंधि, प्रकृतिभाव, हल, विसर्ग और स्वादि संधि। तो आज हम अचसंधि का प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले अचसंधि की यण संधि से प्रारंभ किया गया और उसमें देख रहे हैं आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए कुछ सूत्र हैं जिनके आधार पर हमको कुछ रूप सिद्धियां सिद्ध करनी होती है। आपके पाठ्यक्रम में 4 तरह के क्वेश्चन होंगे, जिसमें प्रथम क्वेश्चन के रूप में 10 क्वेश्चन आते हैं और वो 2-2 अंक के होते हैं। उनको एक पंक्ति में उत्तर देना होता है। तो वहाँ सिर्फ आपको एक पंक्ति में उत्तर देना होता है। जैसे पूछा जाता है यण संधि केन सूत्रेण भवति, तो वहाँ आपको इको एणचि लिखना है। या इको एणचि के वृत्ति पूछता है तो आपको ये लाइन लिखनी है, इक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये। क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है उसमें आपको दूसरे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करने होंगे 10 में से। एक क्वेश्चन 6-6 अंक का होगा। उसमें सूत्र की व्याख्या पूछी जाती है या फिर सूत्र के बीच में कोई पंक्तियाँ आती है, उनका विवेचन पूछा जाता है। तो सूत्र की जब वृत्ति, सूत्र की व्याख्या पूछी जाए तब हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो 6 अंक का जो क्वेश्चन है लगभग उसमें हमको 550-60 शब्दों में उत्तर देना है। जैसे मान लो 50-60 शब्दों का मतलब 5-6 लाइन में आपको उत्तर देना है। जैसे इको एणचि आता है तो इको एणचि में आपको पहले उसका पदच्छेद करना होगा। इक यण अचि पदच्छेद के रूप में दे दिया। उसके पश्चात उसके प्रत्येक पद का आप थोड़ा सा उसका स्वरूप बताएं कि जैसे इक इति षष्ठ्यंतम पदम अस्ति, यण इति प्रथमांतम पदम वर्तते, सूत्रेऽस्मिन् अचि इति सप्तम्यंतम पदम अस्ति। इसके पश्चात आप उसकी तीसरे नंबर पर वृत्ति कर सकते हैं। तो वृत्ति के रूप में एक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये। चौथे नंबर पर उसका उदाहरण लिख सकते हैं, उदाहरण को थोड़ा समझा सकते हैं। इस प्रकार आपको व्याख्या करनी है। तो ये दूसरा क्वेश्चन जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 6-6 अंक के होंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो निबंधात्मक होता है और उसमें क्या होता है कि 8 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको 4 करने हैं 8-8 अंक के, और प्रत्येक क्वेश्चन से आपको 4-4 रूप सिद्ध करने होते हैं। तो रूप सिद्धियां किस तरह से की जाती है उसको भी हम इसके आधार पर पढ़ेंगे। अंतिम जो क्वेश्चन है वो 18 नंबर का होगा। उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको एक करना है। तो कोई विस्तारित सूत्र का जो बड़ा सूत्र है जिसका व्याख्या ज़्यादा डिटेल से करनी होती है, ऐसे सूत्र उसमें प्रष्टव्य होते हैं। अथवा कभी कभी उसमें यह भी दे देता है, कोई 3 सूत्र भी दे देता है, तो उनके रूप में हम एक एक पेज के बारे में कर सकते हैं। जैसे नए पदांत वाला सूत्र काफ़ी लंबी चौड़ी विषय वस्तु लिए हुए हैं, तो ऐसे सूत्र हम 18 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह के सूत्रों की व्याख्या पूछी जाती है। तो देखिए किस तरह से पढ़ना है, हर तरह के क्वेश्चन को इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले देख रहे हैं आप, पहला सूत्र है इको एणचि। तो याद रखें इको एणचि सूत्र 3 पद है इसमें। पहला इक पद है वो षष्ठी विभक्ति में है, अर्थात षष्ठ्यंत पद है। दूसरा यण पद है वो प्रथमांत है, और तीसरा अचि है ये सप्तम्यंत है। इसके बाद देखिए इक जो है यहाँ इक स्थानीय है और यण आदेश है। स्थानीय का मतलब जिसके स्थान पर जो होने वाला है, और यण आदेश है कि उनके स्थान पर क्या क्या आदेश होते हैं। तो इक से तात्पर्य हमारा इक प्रत्याहार से है, और इक प्रत्याहार में ये 4 वर्ण आएंगे, ई, उ, री और लृ। और यण में भी 4 आएंगे, य, व, र और ल। इक से तात्पर्य ई, उ, री, लृ है, यण से तात्पर्य य, व, र, ल है। और अचि का मतलब स्वर है, कोई भी स्वर। तो अब इस स्थिति में ई, उ, री, लृ के स्थान पर यण आदेश होते हैं, लेकिन इसके पश्चात स्वर होना अनिवार्य है। अब समान स्वर हो जाए तो भी इको एणचि तो यण कर रहा है, असमान हो तो भी कर रहा है, लेकिन आगे चल करके जब समान स्वर होते हैं तो वो दीर्घ संधि उसके द्वारा बांध दी जाती है, दीर्घ संधि के द्वारा, और ये फिर असमान स्वर में ही काम करने लगता है। तो इसका
मुख्य कार्य होगा असमान स्वर पर में होने पर इनके स्थान पर यण आदेश करना। अब प्रश्न यह है कि यण आदेश में ई के स्थान पर यह हो, ऊ के स्थान पर वह हो, इस तरह का कौन सा एक क्रमिक तरीका होता है, यानी यथासंख्य हो सकता है या नहीं। तो यहाँ यथासंख्य नहीं है। या हम परिभाषा सूत्र में एक सूत्र पढ़ करके आए थे, मैंने पढ़ाया आपको, स्थाने अंतरतम है। उस सूत्र के द्वारा कि जहाँ पर आंतर्य देखा जाता है, तो ये देखा जाता है कि यहाँ पर स्थान रूपी आंतर्य है कि ई का उच्चारण स्थान तालु है और ये का भी उच्चारण स्थान तालु है। इसी तरह उपु पद्मानि अनामोष्ठौ वकारस्य दंतोष्ठम, इस तरीके से यहाँ स्थान के साम्यता के कारण ई के स्थान पर ये, ऊ के स्थान पर वह, और री के स्थान पर रह, और री के स्थान पर लय होता है। तो इस तरह से इक्वेणची सूत्र ने स्थाने अंतरतम सूत्र की परिभाषा सूत्र की सहायता से ई के स्थान पर यह आदेश किया। एक और दूसरा परिभाषा सूत्र पढ़ के आए थे हम, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो जो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र परिभाषा सूत्र, उसका भी हम सहारा लेंगे यहाँ। तो इस प्रकार दोनों सूत्रों की सहायता से उस सूत्र की जब सहायता ली जाएगी, तो यहाँ एक हमारे सामने एक संधि विच्छेद दिया हुआ रूप होता है सुधि उपास्य। तो अब ये कहा जाता है कि भाई ई के स्थान पर ये होगा, तो स्थानीय अंतरतम की सहायता से इक्वेणची सूत्र ई के स्थान पर यह करेगा। लेकिन सु के ऊ को क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य के नियम से जिसमें व्यवधान नहीं होता है दूसरे का, तब ही यण संधि होगी, इसलिए ई के स्थान पर ही यण संधि। तो ये प्रथम स्थिति हुई कि सुधि उपास्य में इक्वेणची सूत्र उन दोनों सूत्रों की मदद से यण कार्य करेगा, तो इस ई के स्थान पर हम ये कर देंगे। तो ये इस तरीके से सुधय उपास्य ऐसा रूप आगे बढ़ेगा। रूप सिद्धियों में क्रम से ऐसे ही लिखेंगे। सुधि धन उपास्य, माध्यम थोड़ा संस्कृत होता है। आप में से काफ़ी लड़के ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्योंकि संस्कृत रहित को भी प्रवेश दिया जा रहा है। इस कारण से हम थोड़ा सा हिंदी माध्यम से इसको बता रहे हैं कि इस तरीके से आप करें। हालांकि धीरे धीरे अभ्यास के रूप में आपको उत्तर लिखने संस्कृत माध्यम में, लेकिन पहले थोड़ा हिंदी में आप समझ लेंगे तो फिर प्रक्रिया में केवल इतना ही लिखना पड़ता है कि जैसे सुधि धन उपास्य इति स्थिते, फिर हम सूत्र का प्रयोग करते हैं स्थाने अंतरतम सूत्र की सहायता से। स्थाने अंतरतम तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति द्वय सूत्र द्वय सहकारेण, फिर इको यणची इति सूत्रेण इकारस्य स्थाने ये यणादेश करते। तो सुधय उपास्य इस तरह का रूप हमारे सामने उपस्थित होता है। जैसे ये रूप उपस्थित होता है, आगे एक सूत्र भट्टोजी दीक्षित अपनी असंधि प्रकरण में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में उसको क्रम पर लेते हैं, और वो सूत्र है अनचीच। अनचीच सूत्र कहता है अनची न अची अनची, नए तत्पुरुष समास के रूप में। तो अनचीच अर्थात अचय परस्य, अच के पर यर को दित्व होता है। अच के पर यर को दित्व होता है, वा यानी विकल्प से, लेकिन न तु अची, लेकिन उसके बाद में अच नहीं होना चाहिए, उसके पर में अच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अचय परस्य यर, यर में आता है ध, इसको दित्व होगा विकल्प से, उसके बाद में अच नहीं है तो इसके बाद में अच नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अंचिच सूत्र यहाँ इस ध को दित्व कर देता है। तो सु ध य उपास्य, जैसे ये दित्व करता है तो यहाँ ये तीन सूत्र अपनी स्थितियां बनाते हैं। एक सूत्र दिया गया स्थानिवदा आदेशो अनल विधौ, स्थानिवत आदेशो अनल विधौ। तो यहाँ देखो ये सूत्र क्या करता है, ये तीनों सूत्र एक कार्य के संबंध में है। स्थानिवदा देशो अनल विधौ, अचय परस्मिन पूर्वविधौ, न पदान द्विर्वचन वरे ये लोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु। ये क्या करता है, देखिए स्थानीयवदा देशो अनल विधौ सूत्र ये स्थानीयवत करता है, लेकिन स्थानीयवत करता है कब, अनल विधौ। एक अलविधि और एक अनल विधि। अलविधि का मतलब एक वर्ण को आश्रित मान करके, जहां आदेश स्थानीय के समान हो जाता है, तो वहां
एक तो है एक वर्ण को मानकर होने वाला स्थानीय मत, और एक है एक से अधिक वर्णों को मानकर होने वाला। तो ये एक से अधिक वर्णों को मानकर होने वाला स्थानीयबद्ध भाव है। इसलिए यहाँ अब हम देखते हैं कि यहाँ जो स्थानीयबद्ध ई के स्थान पर यह हुआ था, अब ई के स्थान पर जो ये हुआ था तो ये एक वर्ण को आश्रित मान करके हुआ है। स्थानीभूत जो अच है वो एक वर्ण को ये के स्थान पर, ई के स्थान पर जो ये हो रहा है वो एक वर्ण को मान करके कार्य किया जा रहा है। इसलिए यहाँ स्थानीयबद्ध अनलविदौ सूत्र स्थानीयबद्ध भाव नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो एक वर्ण के आश्रित को नहीं करता है, वो बहुत वर्णों के, एक से अधिक वर्णों के आश्रय पर ही स्थानीयबद्ध भाव करता है। इसलिए ये सूत्र यहाँ प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद दूसरा फिर सूत्र आता है अचय परस्मिन् पूर्वविधौ। तो ये पर निमित्तो अजादेश स्थानीभूतात् अचः। तो ये जो दूसरा सूत्र है अचय परस्मिन् पूर्वविधौ, ये सूत्र अल विधि को मान करके, ये तो अनल विधि में होता है और ये अल विधि में स्थानीयबद्ध भाव करता है। तो एक वर्ण को आश्रित मान करके ये सूत्र यहां पर स्थानीयबद्ध भाव करेगा। उसका मतलब है परनिमित्त अजादेश, परनिमित्त अजादेश से स्थानीभूत जो अच है उसको ये स्थानीयबद्ध भाव करता है। इसलिए यहां पर स्थानीयबद्ध भाव हो जाएगा। तो ये के स्थान पर ई का श्रवण होने लगेगा, और जब ये के स्थान पर ई का श्रवण होने लगेगा तो यहां पर ई का श्रवण होने से फिर अंचिच सूत्र द्वित्व नहीं कर पाएगा। इसलिए इस सूत्र के द्वारा यहाँ स्थानीयबद्ध भाव की प्राप्ति होती है। तो हम क्या लिखते हैं, स्थानीयबद्ध अनलविदौ सूत्र तो केवल समझने के दृष्टिकोण से है कि इसका तो यहाँ प्राप्ति नहीं है। तो अचय परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण अत्र स्थानीयबद्ध भावे प्राप्ते। तो स्थानीयबद्ध भाव जब प्राप्त हो गया तो फिर अंचिच इति सूत्रेण द्वित्व अभावे द्वित्व विधौ शंका भवति तत्र द्वित्वं न स्यात्, किंतु नय पदांत द्विर्वचन वरे ये लोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु। तो इसमें यहां देखिए, यहां कहा है कि पद के अंत में, पद के चरम में, द्वित्व में, तो ये द्वित्व व्यवस्था है, द्वित्व कर रहे हैं हम। इसलिए द्वित्व के रूप में न अर्थात जो अचय परस्मिन् पूर्वविधौ सूत्र जो स्थानीयबद्ध भाव करता है उसका निषेध हो जाता है। तो इति सूत्रेण स्थानीयबद्ध भाव निषेधे। इससे स्थानीयबद्ध भाव का निषेध होगा। तो जब स्थानीयबद्ध भाव का निषेध होगा तो फिर द्वित्व में कोई समस्या नहीं होगी, कोई किसी प्रकार की शंका नहीं होगी। तब अंचिच सूत्र से हम द्वित्व कर लेंगे। तो सु ध ध ये उपास्य, ये स्थिति है हमारे पास में। अब आगे एक सूत्र आता है झलाम जस झसी। स्पष्ट है, झलाम स्थाने जस झसी, जस परे रहते हैं। झलों के स्थान पर जस होते हैं। कब होते हैं? झस पर में होना चाहिए। तो यहां देखिए ये झल है और इसके बाद फिर झस है, इसलिए इस ध के स्थान पर जस तो हो जाएगा और ये सु द ध ये उपास्य। झल के स्थान पर जस होता है, झस परे रहते हैं। तो ये झल, इसके स्थान पर जस, क्योंकि इसके आगे झस पर में है। झबय घड़ धस, जब गढ़ दस। इसके तुरंत बाद जब सु द ध ये उपास्य की स्थिति होती है, अब आता है संयोगांतस्य लोप है। संयोग के अंत का लोप होता है। तो लोप क्या है? सबसे पहले यहाँ एक सूत्र और बताया गया, अदर्शनम लोप है, अर्थात प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञ स्यात्। विद्यमान का दिखाई नहीं देना लोप है। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप है। जो प्रसक्त है, जो विद्यमान है, वो अगर दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब उसको लोप कहेंगे। जो अप्रसक्त है उसका दिखाई नहीं देना लोप नहीं होगा, प्रसक्त का दिखाई नहीं देना
लोप होगा, विद्यमान का दिखाई नहीं देना लोप होगा, इसलिए संयोगांतस्य लोप है, संयोग के अंत का लोप होता है। तो संयोगांतस्य लोप है इति सूत्रेण ये लोप प्राप्त है, इससे ये लोप प्राप्त होता है। तो यहाँ ये लोप की प्राप्ति होती है क्योंकि संयोग है और उसका अंत है, संयोग का अंत है, उसका लोप प्राप्त होने लगता है। लेकिन एक वार्तिक यणय प्रतिषेधो वाच्य है कि यण के स्थान पर जो संयोगांत से लोप किया है उसका प्रतिषेध कहा जाना चाहिए, उसका निषेध कहा जाना चाहिए। तो इति सूत्रेण निषेधे, अर्थात जो ये का लोप प्राप्त हो रहा था उसका निषेध लिखेंगे। तो इति वार्तिकेन निषेधे, संयोगांत लोपस्य निषेधे। और इसके लास्ट में फिर यणोमयो द्वेवाच्य, यणोमयो द्वेवाच्य कि यहाँ पर यण को भी दित्व होगा। तो यहाँ ये है, इसको भी दित्व होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ अंत में जाकर के ये कहा जाता है कि शुद्ध्युपास्य में कितने रूप बनेंगे, तो शुद्ध्युपास्य में यहाँ चत्वारि रूपाणि, 4 रूप इसमें माने गए। एक होगा एक ध और एक यम, एक होगा द्विधम द्वियम, और एक होगा द्विधम एक यम, और एक होगा एक धम द्वियम। इस तरीके से शुद्ध्युपास्य के 4 रूप होंगे। यहाँ शुद्ध्युपास्य, एक होगा शुद्ध्युपास्य, एक होगा शुद्ध्युपास्य डबल ए के रूप में, और एक होगा शुद्ध्युपास्य। इस तरीके से शुद्ध्युपास्य, सुधी उपास्य, सुधी भी उपास्य, विद्वत जनों के द्वारा उपासना के योग्य। इसमें इस उदाहरण में 4 रूप बनते हैं। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है शुद्ध्युपास्य अत्र कति रूपाणि भवन्ति, तो चत्वारि रूपाणि भवन्ति। इस तरीके से इन प्रत्येक सूत्र का हम वहाँ प्रयोग करते हैं। तो समझ गए आप, शुद्ध्युपास्य सिद्ध करने के लिए आपको जो तीसरे नंबर के क्वेश्चन में रूप सिद्ध करने उसमें इस तरीके से करना है, संबंधित सूत्र को उसके आगे लगाना है, उसके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है वो लिखना है। इसके बाद अब इसके साथ साथ एक दूसरा रूप है मध्वरी, संधि विच्छेद उसका मधु अरि, बिल्कुल इस जैसा है। ई के स्थान पर यह होगा, ऊ के स्थान पर वह होगा। तो यहाँ इस ऊ की जगह पर हम वह करते हैं। और इसके पश्चात पूरी प्रक्रिया, पूरे सूत्र ऐसे कैसे सब लगेंगे। यहाँ इस ध को दित्व किया है, यहाँ भी ध को दित्व होगा, फिर इस ध की जगह द करना है। तीनों सूत्र ये अचय परस्मिन पूर्वविद और ये प्राप्त करके इसका निषेध करना है। यहाँ भी वह का लोप प्राप्त करना है, फिर वह का निषेध करना है, और फिर वह को दित्व करना है। इस प्रकार यहाँ भी 4 रूप बनेंगे। इसी तरीके से एक है धात्रंश, धात्री अंश है। तो यहाँ देखिए, यहाँ री के स्थान पर रह करेंगे, धातर अंश। इसको भी हम पूरे इसी तरीके से करेंगे। इसमें सिर्फ यहाँ रे को दित्व नहीं करेंगे, तो ये वार्तिक का प्रयोग इसमें नहीं होगा। धात्रंश में इसको नहीं लिखेंगे, वहाँ तय को ही दित्व करेंगे। तो धात्रंश और धात्रंश बनेगा, रे को दित्व नहीं होता, क्योंकि रे के दित्व में एक अचोराभ्याम द्वे सूत्र आगे पढ़ेंगे, वो उसके पहले अच होना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में धात्रंश। और एक अंतिम उदाहरण इसका लाकृति, लृ आकृति। तो यहाँ लृ के स्थान पर इक्वैणची सूत्र से लय कर देंगे, लय आकृति, और इसको यही सिद्ध हो जाएगा, लय में आकृति आ जोड़ करके लाकृति इति रूपम सिद्धम, क्योंकि न इसमें झल है न इसमें इस तरह का कोई प्रक्रिया है, इसके आधार पर लाकृति का रूप बने। तो ये 4 रूप सिद्ध करें हम, शुद्ध्युपास्य, मध्वरी, धात्रंश और लाकृति। और इन सूत्रों को याद रखें, इनकी वृत्ति याद रखें, इनके पदच्छेद कौन कौन से शब्द इसके अंतर्गत हुए। आज आपको ये 4 रूप सिद्धियाँ करनी है। इन सूत्रों का आपको अर्थ याद रखना है, सूत्रों का पदच्छेद याद रखना है, सूत्रों को क्रम से याद करना है। ठीक है, अगली क्लास में कल इससे आगे हम पढ़ेंगे।